छोटी आंत में छोटे छोटे अंगुली जैसे संरचना पाई जाती है, जिसको हम विलाई कहते हैं या फिर रसांकुर कहते हैं। ये क्या करते हैं कि भोजन को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं, जो भी पोषक तत्व है उसमें से उसको सोख कर पूरे बॉडी के पूरे भाग तक पहुंचा देते हैं ब्लड के माध्यम से। जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के सेकंड पार्ट है। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि पाचन हमारे पेट में कैसे हो जाता है। अब इसके पहले वाला पार्ट आपको जो पढ़ा दिए थे उसमें बता दिए थे कि मुख में पाचन कैसे होता है और हमारे अमाशय में पाचन कैसे होता था, कौन कौन से एंजाइम इसमें भाग ले रहे थे, कौन कौन सी ग्रंथि भाग ले रही थी, ये आपको हम उस वाले पार्ट में बता दिए हैं। इस वाले पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि लीवर से कौन सा एंजाइम बनता है और किसका निर्माण होता है। एंजाइम चाहे बने या ना बने, लेकिन निर्माण किस चीज़ का होता है इसको हम बताएंगे। और अग्न्याशय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम बनता है, और जो बड़ी आंत है छोटी आंत है इनमें पाचन का क्रिया कैसे पूर्ण होती है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा, भटकिएगा नहीं। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो यकृत होता है, यकृत हम कहते हैं लीवर। यकृत को क्या कहते हैं? लीवर। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप स्पष्ट बता देना कि यकृत या फिर लीवर होती है। ये हमारे शरीर का जो हमारा हार्ट है, मीन्स हमारा सीना है, हमारे सीने के दाहिने साइड में ये पाया जाता है। इसका रंग डार्क भूरा होता है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे कि लीवर में किसका निर्माण होता है? पित्त का। पित्त को हम इंग्लिश में कहते हैं गाल। पित्त को क्या कहते हैं? गाल कहते हैं। पित्त का तो निर्माण हो गया, वो स्टोर जहां पर होता है, उसका संग्रहण जहां पर होगा उसे कहते हैं पित्ताशय। पित्त का संग्रहण जहां पर होगा उसको क्या कहेंगे? पित्ताशय कहेंगे। पित्ताशय को हम गाल ब्लैडर कहेंगे। पित्ताशय को गाल ब्लैडर कहेंगे। अब पित्ताशय में, हमारे पित्त में दो रंग के वर्णक मिले होते हैं। हमारे पित्ताशय में दो वर्णक मिले होते हैं। उन दो वर्णक को हम कहते हैं बिलीरुबिन या फिर बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन या फिर बिलीवर्डिन। अब बिलीरुबिन का काम क्या है? ये अगर शरीर में अधिक हो जाएगा, हमारे पूरे शरीर में अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा, जो कि पीलिया रोग का कारण बनता है। मीन्स ये अधिक हो जाएगा तो आपको पीलिया रोग हो जाएगा। और यही क्या करता है, हमारे मल का रंग जो पीला होता है, मीन्स हमारे लैट्रिन का रंग जो पीला होता है, इसी की अधिकता के कारण हमारे मल का रंग जो है वो पीला हो जाता है। अगला है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन का काम क्या है? ये इसका रंग होता है भूरा और डार्क भूरा होता है। बिलीवर्डिन का रंग डार्क भूरा होता है, जिसका मुख्य काम है कि मल में दुर्गंध लाना। इसका काम क्या है कि मल में दुर्गंध, जैसे कभी कभी हमारे लैट्रिन में दुर्गंध आती है तो इसमें बिलीवर्डिन एक एंजाइम मिला होता है, जिसकी वजह से ये मल का रंग भूरा होता है और ये थोड़ा सा स्मेल आने लगती है। ये तो हो गया हमारा पित्ताशय। अब पित्ताशय के बाद देखेंगे, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, जो पित्त में कभी कभी देखते हैं कि पथरी बन जाती है, पित्त में स्टोन का निर्माण हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, डॉक्टर लोग काट कर उसको निकाल देते हैं। लेकिन याद रखना कि पित्ताशय को निकाले हैं, ना कि आपको पित्त निर्मित करने वाले को निकाले हैं। पित्त निर्मित कहाँ पर होगा? यकृत में होगा। अब यहाँ पर निर्मित होगा तो ये पाचन का काम करता रहेगा, सिर्फ स्टोर करने वाले को हम निकाल दिए हैं। अब पित्त का पीएच होता है 7.7 से 8.5। पित्त का जो पीएच होता है वो 7.7 से 8.5 होता है। ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब ये भोजन को पूरी तरह से क्षारीय कर देता है। हमारे जो पेट है, पेट का काम क्या होता है? ये भोजन को पूर्ण रूप से अम्लीय कर देता है, क्योंकि यहाँ पर HCl निकल रहा था। HCl जब निकलेगा तो ये भोजन को पूरी तरह से अम्लीय कर देगा। अब अम्लीय हो गया भोजन, इसको क्षारीय बनाने का काम कौन करेगा? ये हमारा पित्त क्या करता है? भोजन को पूरी तरह से क्षारीय बना देता है। अब इसका मुख्य काम क्या है? जो पित्त का मुख्य काम क्या है? ये वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन इमल्सिफिकेशन या फिर पायसीकरण कहलाता है। वसा का पाचन इमल्सिफिकेशन या फिर पायसीकरण कहलाता है। ये क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि वसा को पचाने वाला कौन सा तत्व हमारे शरीर में पाया जाता है, कौन सा पदार्थ हमारे शरीर में पाया जाता है। तो आप बता देना कि वसा को जो भी पचाता है उसे कहते हैं हम पित्त। अब जैसे आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा पदार्थ है जो एंजाइम ना होते हुए भी ये पूर्ण रूप से पाचन में भाग लेता है, पाचन का ही काम करता है। तो हमारे शरीर में जो पित्त होता है, ये एंजाइम नहीं है, ये भी हमारे शरीर में पाचन का काम कर देता है। अब आगे देखते हैं,
देखिए कभी कभी क्वेश्चन में भी ये भी पूछ लेता है कि इसको उत्तेजित करने वाला कारक कौन सा है, उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है। तो एंजाइम को उत्तेजित करने, पित्त को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन कहलाता है। पित्त को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होगा, कोलेसिस्टोकाइनिन। ये हमारे लीवर में इसका निर्माण होता है। ये क्या करेगा कि पित्त को जो बहता रहेगा इसको क्या करेगा, ये थोड़ा सा उत्तेजित कर देगा और जल्दी से ये बहे। अब आगे देखते हैं कि ये तो हो गया हमारा पित्ताशय, पित्ताशय का वाला पूरा भाग हो गया या और लीवर वाला पूरा भाग हो गया। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि अग्न्याशय क्या है। अग्न्याशय बाबू याद रखना कि ये हमारे शरीर की एक ग्रंथि है। हमारे शरीर की जो ये ग्रंथि है इसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन भी बनता है और एंजाइम का भी निर्माण होता है। हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण होता है, इसलिए अग्न्याशय को हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अब अग्न्याशय जो होता है ये हमारे पेट और छोटी आंत के मध्य में पाया जाता है। पेट और छोटी आंत के मध्य में पाया जाता है। यह एक पूर्ण पाचक एंजाइम का भी श्रवण करता है। हमारा जो अग्न्याशय है ये एक पूर्ण पाचक एंजाइम का भी श्रवण करता है। पूर्ण पाचक एंजाइम कौन से है, जिसको हम लैट कहते हैं। देखिए हमारे शरीर को मुख्यतः कौन कौन अंग पचाता है, हमारे शरीर में जो भी पाचन की क्रिया होती है उसको सिर्फ 3 चीज़ ही हमें पचाना पड़ता है। एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, एक हो गया वसा, एक हो गया प्रोटीन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन्हीं तीनों चीज़ का हम पाचन करते हैं। वैसे तो हम जो हमें विटामिन मिलता है, विटामिन को हम अवशोषित कर लेते हैं, जल को भी अवशोषित कर लेते हैं, खनिज लवण को भी हम अवशोषित कर लेते हैं। हमारा पेट क्या करता है, हमारे जो आंत होती है वो उसको अवशोषित सोख लेता है पूर्ण रूप से, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही सरल रूप में होते हैं, इसलिए उसको पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें पचाने की ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन को, वसा को और कार्बोहाइड्रेट को। इन्हीं तीनों चीज़ों को पचाने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसे पूर्ण पाचक एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों का पाचन अकेले करता है। पूर्ण पाचक एंजाइम इसलिए कहेंगे क्योंकि ये तीनों का पाचन अकेले करता है। अकेले कैसे करेगा, इसमें से 3 एंजाइम निकलते हैं जो कि अलग अलग पदार्थों का पाचन करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा जो स्टमक में हो रहा था, स्टमक में आपका प्रोटीन का पाचन हो रहा था। प्रोटीन को किस में बदल रहा था, पेप्टोन में। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल रहा था। अब यहाँ पर जो पेप्टोन बचा हुआ है, पेप्टोन को भी अभी तोड़ना है। पेप्टोन को भी अभी तोड़ेगा। देखिए कैसे सरल रूप में और तोड़ेगा। पहले देखेंगे एल से होता है लाइपेज, ए से होता है एमाइलेज, टी से होता है ट्रिप्सिन। इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे, लैट। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम होते हैं जो कि हमारे अग्न्याशय ग्रंथि से इसको स्रावित किया जाता है। अब ये किसका किसका पाचन करेंगे, यहाँ पर देखना कि ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, किसको तोड़ेगा, किसको ब्रेक करेगा, तो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। क्योंकि यहाँ पर पेप्टोन अभी बना था, अब हमारे स्टमक में अभी पेप्टोन जो बचा हुआ है इसको किस में बदल रहा है, पेप्टाइड में बदल रहा है। तो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलने वाले एंजाइम का क्या नाम है, ट्रिप्सिन। ठीक है। अब अगला देखेंगे जो एमाइलेज है। एमाइलेज किसका पाचन करता है, एमाइलेज का पाचन मंड या एमाइलेज जो है ये मंड या स्टार्च का पाचन करता है। हमारे मुख गुहा में मंड का पाचन हो रहा था, जो कि हमारा टाइलिन नामक एंजाइम उसको पचा रहा था। लेकिन आप बताओ कि आप जल्दी जल्दी भोजन करते हो, कभी कभी झटके में निकल जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ तो स्टार्च बचा होगा जिसको पाचन करना है अभी। तो जो थोड़ा बहुत स्टार्च बचा रहता है उसको हमारा अग्न्याशय ग्रंथि से निकलने वाला एमाइलेज पूर्ण रूप से उस मंड का पाचन कर देता है। अगला है एल से लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, ये वसा तथा लिपिड को पाचन कर लेता है। आप याद रखना कि लाइपेज मतलब होता है लिचलिचा, थोड़ा सा फिसलन वाला ही होता है, बहुत ही लिक्विड टाइप में होता है, पतला गाढ़ा होता है। ये लिपिड का और वसा का पूर्ण रूप से पाचन करता है। ये तो हो गया आपका जो पचाने वाले हैं पूर्ण पाचक एंजाइम। अब देखिएगा कि इनको उत्तेजित कौन करता है, मीन्स पूर्ण पाचक एंजाइम को भी उत्तेजित करने वाला भी कोई कारक तो होना चाहिए। तो जो इनको उत्तेजित करेगा उसको हम एक्रेटिन कहेंगे। जो भी लैट को उत्तेजित करेगा उस हार्मोन का नाम है एक्रेटिन हार्मोन। ये हमारे अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है और इसको इन तीनों को उत्तेजित करेगा कि जाओ अब तुम्हारा भी काम आ गया है, अब जाओ कर सबको इन तीनों को पचाओ। अब ये तो हो गया हमारा मेन स्ट्रक्चर जो कि है लीवर और पित्ताशय का। अब हम आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम आगे चलते हैं जो कि है छोटी आंत और बड़ी आंत में किसका पाचन हो रहा है और किसका पाचन होता है पूर्ण रूप से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले पार्ट पर।
ठीक है गाइस, अब बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा। अब हम देखने वाले हैं कि छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इसके 3 भाग होते हैं और ये पाचन भी होता है और इसमें अवशोषण भी होता है। छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। सबसे ऊपर वाला भाग आपका छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला भाग आपका ग्रहणी कहलाता है, मध्य वाला भाग जेजुनम कहलाता है और सबसे निचला वाला भाग इलियम कहलाता है। तो ग्रहणी में देखिएगा, तो ग्रहणी में कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन है सेक्रेटिन, दूसरा हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। सेक्रेटिन क्या कर रहा था? ये अग्न्याशय ग्रंथि को उत्तेजित कर रहा था, जिसकी वजह से उस अग्न्याशय से 3 एंजाइम स्रावित हो रहे थे, जिसको हम लाइट कह रहे थे। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम वहां से स्रावित हो रहे थे। और उसके बाद कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन क्या है? ये लीवर को उत्तेजित करने का काम करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन लीवर को उत्तेजित करने का काम करता है और लीवर से जो है पित्त रस का निर्माण होता है, जिसकी वजह से पित्त रस जल्दी से स्रावित हो जाता है। ध्यान देना कि ग्रहणी में कोई भी एंजाइम नहीं निकलता। इसमें निकलता क्या है? इसमें सिर्फ निकलता है आपका हार्मोन्स निकलता है और भोजन का पाचन भी ग्रहणी में नहीं होता है। छोटी आंत का अगला पार्ट है जेजुनम। जेजुनम में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि भोजन पूर्ण रूप से फैल जाता है। फैलता कैसे है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जगह होती है, सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होती है? छोटी आंत की लंबाई होती है। तो ऊपर वाला भाग डियोडिनम हो गया, डियोडिनम में इन सब का हार्मोन का श्रावण हो रहा था। लेकिन जो छोटी आंत की लंबाई है वो 6.5 मीटर है। तो छोटी आंत की लंबाई बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब इस मध्य वाले भाग को हम जेजुनम कहते हैं, जहाँ पर भोजन पूर्ण रूप से फैल जाता है। अब भोजन पूर्ण रूप से फैल जाएगा तो वहाँ से आराम से क्रमाकुंचन गति के द्वारा आगे भोजन बढ़ता है। अब सबसे लास्ट वाला भाग जो होता है वो इलियम होता है। इलियम में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन तथा अवशोषण हो जाता है। अब यहाँ पर पाचन किसका होता है और अवशोषण देखिए। जो पाचन और अवशोषण होता है ये रसांकुरों द्वारा होता है। ये छोटी आंत में छोटे छोटे अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम विलाई कहते हैं या फिर रसांकुर कहते हैं। ये क्या करते हैं कि भोजन को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं। जो भी पोषक तत्व है उसमें से उसको सोख कर पूरे बॉडी के पूरे भाग तक पहुंचा देते हैं ब्लड के माध्यम से। इलियम में कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम, सबसे मुख्य एंजाइम है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करेगा? पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टाइड क्योंकि एक प्रोटीन है, यहाँ पर देखिएगा प्रोटीन को किस में बदल रहा था? पेप्टोन में पहला भाग है। प्रोटीन को किस में बदल रहा था? पेप्टोन में। अब पेप्टोन में जो है पेप्टोन बदलता है पेप्टाइड में। यहाँ पर पेप्टाइड आया, पेप्टाइड बदलेगा किसमें? एमिनो अम्ल में। तो ये प्रोटीन का सबसे सरल रूप है एमिनो अम्ल। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा जो इरेप्सिन है ये किसको बदल रहा है? पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल दिया। इलियम के और सारे एंजाइम हैं जो कि बहुत सारे काम करते हैं, जो स्टार्च का सरल रूप है उनको पचाने का काम करते हैं। यहाँ पर देखेंगे माल्टेज है। माल्टेज किसका पाचन करता है? माल्टोज का। सुक्रेज किसका पाचन करता है? सुक्रोज का। गैलेक्टोज किसका पाचन करता है? गैलेक्टोज का। गैलेक्टेज किसका पाचन करेगा? गैलेक्टोज का पाचन करेगा। ये बहुत ही सरल रूप है, क्योंकि आप देखिए माल्टेज है, इसको माल्टोज ओ की मात्रा बना दो माल्टोज हो गया। सुक्रेज है, ओ की मात्रा लगा दो सुक्रोज हो गया। गैलेक्टेज है, इसमें ओ की मात्रा लगा दो गैलेक्टोज हो गया। तो ये आपको बहुत ही सरल रूप है, क्योंकि ये सारे क्या हैं? ये सब के सब आपके एंजाइम हैं जो कि इलियम से निकलने वाले एंजाइम होते हैं। और ये सब आपके जो मंड का सरल रूप है मुख गुहा में जो टाइलिन नामक एंजाइम है वो स्टार्च को कन्वर्ट किसमें कर रहा था? माल्टोज, सुक्रोज और गैलेक्टोज में। वहां से पूरी आहार नाल के माध्यम से हमारी छोटी आंत के यहाँ पर लास्ट में आए इलियम के पास। तो इलियम में इन सब को पचाया कौन? माल्टेज, सुक्रेज और गैलेक्टेज। ये सब एंजाइम इसको पचा दिए। आपको आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बड़ी आंत पर। ठीक है गाइस, अब बिल्कुल कंसेप्ट होकर ध्यान देना। यहाँ पर जो बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत में किस चीज का पाचन होता है? तो बड़ी आंत में ध्यान देना कि किसी चीज का पाचन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है। मिस जल को ही सोख लिया जाता है बड़ी आंत के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना कि जो छोटी आंत में है इसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया रहता है। सिर्फ बचा क्या रहता है? पानी और अवशेषी अपशिष्ट पदार्थ बचे रहते हैं। वो
इलियम के माध्यम से जब बड़ी आंत के कॉलन में आएंगे, इस भाग को हम कॉलन कहते हैं, ये पूरे भाग जो है ना इसको हम कॉलन कहते हैं बड़ी आंत का। अब जब कॉलन में आएंगे, कॉलन के जस्ट नीचे आप देखना कि एक अपेंडिक्स दिख रहा है, ये एक उंगली जैसी संरचना दिख रही है। इस उंगली जैसी संरचना को हम अपेंडिक्स कहेंगे, अवशेषी अंग कहेंगे या फिर उंडुक कहेंगे। ठीक है, अब ये जो होता है ये जानवरों में एक्टिव होता है क्योंकि ये सेलुलोज का पाचन करता है। पहले इंसानों में भी ये एक्टिव था क्योंकि पहले के इंसान क्या थे, वो कुछ भी खा जाते थे, मीन्स पेड़ पौधे जो भी मिलता था उनको वो खाते थे, जिसकी वजह से ये एक्टिव था, तो ये सेलुलोज का पाचन पूर्ण रूप से कर देता था। लेकिन अब के इंसान जो है जब से भोजन करने लगे तब से इनका ये पूर्ण रूप से इनएक्टिव हो गया, मीन्स अब ये काम नहीं करता है, इसलिए हमारे शरीर का अवशेषी अंग कहलाता है, मीन्स इसका कोई काम हमारे शरीर में नहीं होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो बड़ी आंत है ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो इसको हम आरोही कहेंगे, मीन्स आरोही क्रम में है ना, ऊपर जा रहा है तो इसको हम आरोही बृहदांत्र कहेंगे। जब ये चपटा हो जाएगा, मीन्स ऐसे जाएगा, तो इसको हम अनुप्रस्थ बृहदांत्र कहेंगे। जब भी ये चपटा होगा किसको क्या कहेंगे, इसको अनुप्रस्थ बृहदांत्र। अब जब ये नीचे गिरने लगेगा, यही बड़ी आंत नीचे गिरने लगेगी, तो नीचे गिरने वाले को हम क्या कहेंगे, अवरोही बृहदांत्र कहेंगे। साइड में आएगा तो साइड में कुछ संरचना बनाती है, गोल जैसी संरचना बनाती है, इस अंग को कहते हैं मलाशय या फिर रेक्टम कहेंगे। अब रेक्टम के जस्ट नीचे वाला भाग आ जाता है गुदा द्वार आ जाता है। अब गुदा द्वार में मतलब क्या होता है कि यहीं से हमारा पूर्ण रूप से जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ रहता है वो शरीर के बाहर निकलता है। तो किसके द्वारा निकलता है, वो गुदा के द्वारा होता है। ये हमारे अपशिष्ट पाचन अंग का सबसे लास्ट वाला भाग होता है, जहाँ के माध्यम से जहाँ से आपका भोजन पूर्ण रूप से शरीर से बाहर निकल जाता है। और एक चीज़ ध्यान देना कि हमारे पूरे शरीर में जो भी हम भोजन तो ग्रहण करते हैं उस वक्त जैसे कोई रोटी का टुकड़ा होता है बाहर रहती है तो रोटी रहती है, लेकिन जब भी हम भोजन मुख में डालेंगे उस रोटी को तो उस समय बन जाता है वो रोटी बोलस बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर लार का मिश्रण हो जाता है। तो लार के मिश्रण को क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। अब जब ये बोलस नीचे आता है तो यहाँ से जब भी पेट में आएगा तो इस भाग को हम कहते हैं काइम। काइम ही पूरे शरीर में ऐसे घूमते रहता है और काइम का ही पाचन पूरे शरीर में होता है। काइम में ही आपके सभी जो पोषक पदार्थ होते हैं वो सभी मिले रहते हैं। अब काइम जो है लास्ट में आ जाता है इस छोटी आंत के माध्यम से, छोटी आंत से आएगा बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में जब भी रेक्टम में आएगा, बड़ी आंत के जब रेक्टम में आएगा तो रेक्टम में आने के बाद ये बन जाता है काइल बन जाता है। अब काइल का ही हम पूरे शरीर से निष्कासित कर लेते हैं। ध्यान देना कि हम एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम अगली स्लाइड में लाने वाले हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब ध्यान देंगे कि एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, टिप्पणी बना कर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि अमाशय में आपका पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को तोड़ रहा था, किसमें, पेप्टोन में तोड़ रहा था। तो ये प्रोटीन का पहला पार्ट है कि पेप्टोन ने इसको तोड़ दिया है। अब ये पेप्टोन को देखिएगा, ये पेप्टोन आगे बढ़ रहा है पाचन अंग के माध्यम से। अब आगे आएगा अग्न्याशय में। अग्न्याशय का जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, तो ट्रिप्सिन नामक जब एंजाइम स्रावित होगा तो वो पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। अब यही पेप्टाइड अब आगे जाएगा तो छोटी आंत में जब पहुंचेगा तो छोटी आंत का इरेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है, तो पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है। वो एमिनो अम्ल प्रोटीन का सबसे सरल रूप होता है। अब आगे देखते हैं कि ये जो प्रोटीन का पाचन तो हो गया, भोजन के जो पाचन के जो चरण होते हैं, पाचन के जो मुख्यतः चरण होते हैं वो मुख्यतः 5 ही चरण होते हैं। तो सबसे पहले भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में इंजेशन कहते हैं। इंजेशन कहते हैं, ध्यान देना, इंजेक्शन नहीं, इंजेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुख बना दिए हैं, तो भोजन आप ग्रहण कहाँ से करेंगे, मुख से करेंगे। अब अंतर्ग्रहण के जस्ट बाद शुरू हो जाता है पाचन की क्रिया। तो पाचन की क्रिया आपका मुख द्वार से लेकर पूरा आहार नली में पूरा का पूरा पाचन होता रहता है। तो ये पाचन की क्रिया, जैसे कि पाचन तंत्र भी बना दिए, पाचन की क्रिया आपके इंजेशन कहलाएगी। अब इसके बाद आ जाता है भोजन का, तो पाचन हो गया। पाचन के बाद आता है अवशोषण, मतलब उसको सोखना, अवशोषित कर लेना। तो जब भी भोजन के से मुख्य पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है तो अवशोषण की यह प्रक्रिया अवशोषण कहलाएगी। अब अवशोषण को हम इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन कहेंगे। यह रसांकुरों द्वारा होता है, रसांकुरों मतलब विलाई द्वारा होता है। ये आपके छोटी आंत में छोटे छोटे उंगली जैसी संरचना आपको पाई जाती है, इसी उंगली जैसी संरचना को हम रसांकुर कहते हैं। अब इसी रसांकुर में ऐसे रुधिर वाहिनियों का जाल बिछा रहता है।
अब रुधिर वाहिनियां इन पदार्थों को अवशोषित करेंगी, इन पदार्थों को अवशोषित करेंगी। अवशोषित करने के बाद क्या करेंगे, ये पूरे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। तो कोशिकाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। मुख्य पोषक पदार्थों को, पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जब स्वांगीकरण हो जाता है, स्वांगीकरण होता है स्व अंग, अपने अंग में पोषक तत्वों को लगा लेना। निष्कासन की प्रक्रिया आ जाती है। निष्कासन मिस होता है कि भोजन जो भी अपशिष्ट पदार्थ इन सभी पाचन तंत्र के दौरान, निष्पाचन क्रिया के दौरान जो भी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बन जाते हैं, तो उन पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया निष्कासन कहलाएगी। अब निष्कासन कैसे होता है, ये गुदा के द्वारा होता है। गुदा रेक्टम का निचले वाला भाग होता है। ये आपका रेक्टम हो गया। यहाँ पर जो भोजन का थर्ड रूप है काइम जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर काइल बनता है। अब काइल जो है ये गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से। तो उम्मीद है मित्र हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। अब हम इसी के साथ नए टॉपिक लेकर आएंगे जो कि है श्वसन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको भी आप देखने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।